हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें फर्स्ट टॉपिक है मैकेनिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर मैकेनिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग। बेसिकली आपके पास कुछ पैसा है और आपको उसे इन्वेस्ट करना है, तो उसको इन्वेस्ट आप कैसे कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, कब कर सकते हो, दैट वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो बेसिकली आपके पास 5 स्टेप्स होंगे। जब आप कभी भी आपको पैसे इन्वेस्ट करना है तो आपको बेसिक 5 स्टेप्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तब जाके आप एक सही पोर्टफोलियो बना सकते हो, तब आप जाके सही डायरेक्शन में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि उससे आप एक hefty प्रॉफिट आप जनरेट कर पाओ। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। आप जनरली जब आप मान लीजिए आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे आप पर्सनल कर रहे हैं, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करो, तो आपके लिए एक बेसिक कुछ पॉलिसीज़ बना लेनी चाहिए। और उस पॉलिसी में सबसे पहले आप ये देखोगे कि आपके पास इन्वेस्टेबल फंड्स कितने हैं। मान लीजिए मेरी मंथली इनकम है 12 लाख। अब उस 12 लाख में से मेरा एनुअल इनकम है 12 लाख। अब उसमें से मैं मंथली इनकम्स डिवाइड कर लूँगा अपने, ऑब्वियसली 1 लाख पर मंथ मेरे पास आएंगे। अब उस 1 लाख पर मंथ में से मैं कितना अमाउंट मैं खर्च करता हूँ जो कि मेरे डेली एक्सपेंसेस में आते हैं, और कितना मैं सेव करता हूँ, उसके बाद मेरे पास कितना डिस्पोजेबल इनकम बचता है। सो बेसिकली एक 50-30-20 का एक रेशो होता है जो कि एक किसी भी इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए। बेसिकली जब आपके पास पैसा कोई भी आ रहा है तो आप उसमें से 50% स्पेंड कीजिए, 30% इन्वेस्ट कीजिए, 20% आप सेव करिए, या फिर आप अकॉर्डिंग टू योर एपेटाइट, जैसे आपके रिस्क एपेटाइट है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी यंगस्टर की बात करें जो आपके हमारे एज ग्रुप के लोग हैं, जिन्होंने अभी जस्ट अभी स्टार्ट किया है इन्वेस्ट करना और अर्न करना भी, तो हो सकता है कि उनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा हो। बट अगर हम किसी फैमिली का देखेंगे जो अभी अपनी फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तो उनको अपने सेविंग्स के लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है और उनके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं। बट अगर हम यूथ को देखें और एक अगर ओल्ड एज पर्सन को देखें, तो उनकी एज, दोनों ही एज में ज़्यादा सेविंग्स नहीं हो पाती हैं, ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते हैं। बेसिकली दे कैन सेव मोर एंड दे कैन एट द सेम टाइम दे कैन इन्वेस्ट मोर। सो बेसिक एक रूल होता है 50-30-20 का रेशो, जो कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर को या फिर सारे ही इन्वेस्टर्स को ये रूल को फॉलो करना चाहिए। बट उसको अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग इसको ज़रूरी चेंज भी करना चाहिए। अगर उसको लगता है कि उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, या फिर उसको ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकता हूँ या फिर ज़्यादा सेव कर सकता हूँ। बेसिकली वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना टाइम इन्वेस्टिंग के ऊपर दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास आज 1 लाख रुपये मेरे जेब में पड़े हुए हैं, तो मेरा बस आँख उठाई, मैंने इन्वेस्टमेंट कोई भी एक ऐप खोला और जो मेरे को स्टॉक देखा मैंने उसमें पैसे लगा दिए। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास पैसे हैं तो आपने कहीं पर भी लगा दिए। दैट इज़ बेसिकली गैम्बलिंग। आपको गैम्बल नहीं करना है, आपको इन्वेस्ट करना है अपना पैसा। सो आप पहले देखोगे कि आपके पास कितना पैसा है जो कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ताकि और पहले ही जब आप इन्वेस्टमेंट फंड्स देखोगे तो आप अपना रिस्क एपेटाइट समझोगे कि आपको रिटर्न एंड रिस्क मैनेजमेंट जो होता है आपका, कि आपको कितना रिटर्न चाहिए, बट उस रिटर्न के लिए आप कितने रिस्क तक जा सकते हो। बिकॉज हायर द रिटर्न मोर द रिस्क, लेस द रिटर्न मोर लेसर द रिस्क। सो आपको अपने एपेटाइट को या फिर अपने फंड्स पोर्टफोलियो को जब मैनेज करना चाहोगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कितने मैक्सिमम आप कितना रिटर्न जनरेट करना चाहते हो, और उस रिटर्न्स को लिए, जैसे मान लीजिए आज मेरे मन में है कि मेरे को ना 1 साल में 100%, 150% रिटर्न्स जनरेट करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये रिटर्न्स मिल जाते हैं, कुछ को इनसे ज़्यादा भी रिटर्न्स मिलते हैं, बट उनका रिस्क एपेटाइट भी उतना ही होता है। हो सकता है कि वो 105% अगर रिटर्न चाहते हैं तो वो 110% रिस्क लेने के लिए भी तैयार होना चाहिए। कि हो सकता है कि उनका पास उन्होंने 1 लाख रुपये लगाए थे, वो पूरे 1 लाख रुपये उनके पूरे के पूरे ख़त्म हो गए, या हो सकता है उनके 1 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये बन गए। सो वो उसमें भी खुश हैं, और अगर उनके पूरे चले भी जाएंगे तो भी उनके पास इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सो आपको अपने रिस्क और रिटर्न को मैनेज करना आना चाहिए। नेक्स्ट, आपके ऑब्जेक्टिव्स आपको सेट करना चाहिए। जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या है, आप इन्वेस्टमेंट के आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। वी वर ऑन ऑब्जेक्टिव्स। सो बेसिकली जब हम इन्वेस्टमेंट कोई भी करते हैं तो हमें पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स अंडरलाइन कर लेने चाहिए कि हमारा एक्चुअली पैसा इन्वेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या सिर्फ हम अपने मनी को सेव करना चाहते हैं, क्या हमें एक नॉमिनल इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे कि हम जैसे कि जनरली जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम ये चीज़ में ध्यान रखते हैं कि इन्फ्लेशन का रेट क्या चल रहा है और GDP की ग्रोथ कितनी चल रही है। जब आप दोनों नंबर्स को ऐड कर दोगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी
इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है 7% और जीडीपी फोरकास्ट है 5% की, तो आप दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, दैट इज 7 + 13, तो आपका एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो उसमें आपको रिटर्न्स मिलना चाहिए 13%। सो ये आप एक मिनिमम लेके चलते हो। आप अपने रिस्क को मैनेज करना चाहते हो, या फिर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो, आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बनना चाहते हो, और या फिर आप उस पर्टिकुलर पैसे का क्या करना चाहते हो। मान लीजिए आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप 1 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट जो है उससे आप किसी ट्रिप पे जाना चाहते होगे, या फिर आप कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते होगे, तो ये आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स हो सकते हैं या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म के कुछ ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हो। तो हो सकता है कि जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव आपने 10 साल बाद के लिए बनाया था, बट वो आपको 5 साल पहले ही करना है, तो क्या वो आप का मैनेज हो पा रहा है? जो आपने इन्वेस्टमेंट करे थे, क्या वो उतने रिटर्न्स दे दिए? क्या वो उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को 5 साल में ही अचीव कर पाओ? नेक्स्ट इज पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट एसेट्स। अब आप जब आपका ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएगा, जब आपके फंड सेट हो जाएंगे, तो आप ये डिसाइड करो कि कौन से एसेट में मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको आपका ऑब्जेक्टिव आपकी हेल्थ है, तो आप ऑब्वियसली एक इंश्योरेंस में जाके आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। या फिर अगर आपको एक बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए जहाँ पर आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, तो आप इंटेंजिबल एसेट जैसे कि आप गोल्ड खरीद सकते हैं, आप लैंड खरीद सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो काफ़ी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट रहते हैं। जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, गोल्ड में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा आपको 50%, 60%, 30-40% इतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलने वाला आपको वहाँ पे, लेकिन आपका वहाँ पे रिस्क मैनेज हो जाएगा। अगर आपके पैसे डबल नहीं होंगे तो आपके पैसे आधे भी नहीं होंगे, तो वहाँ पर आप अपना एक रिस्क को मैनेज कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। सिमिलरली आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के फंड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली आप प्रॉपर्टी को अपने एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, बिकॉज प्रॉपर्टी ऐसा है जो हर कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। बट इसके लिए भी अब कुछ ब्रिक इन्वेस्टमेंट्स आ गए हैं, जिसके लिए अगर आज मुझे को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, किसी एक बड़े इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पैसा लगाना है, तो वहाँ पे मैं ब्रिक्स के फॉर्म में पैसा लगा सकता हूँ। सो बेसिकली आपके पास अलग अलग तरीके के फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं, जो कि आप अपने ऑब्जेक्टिव और फंड इन्वेस्टेबल फंड्स के साथ एलोकेट करने की कोशिश करोगे कि आपके पास कितने पैसे हैं और आपके पास आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। लास्टली एलोकेशन ऑफ फंड्स, जो भी आपने डिसाइड किया है कि मुझे कितना एसेट का, कौन से एसेट क्लास में कितना पैसा लगाना है, कितने टाइम पीरियड के लिए लगाना है, देन यू विल एलोकेट दैट मनी इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक और इन दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एसेट। नेक्स्ट स्टेज इज़ द इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। अब जब आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया है, जब आपने एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो आप उसको टाइम टू टाइम एनालिसिस भी करोगे। फॉर एग्जांपल आज मेरा एक ऑब्जेक्टिव था कि 1 साल बाद मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक में पैसा लगाया है, और उस स्टॉक में लगाने के कुछ रीजंस होंगे, उसके कुछ फंडामेंटल एनालिसिस होंगे, उसके कुछ टेक्निकल एनालिसिस होंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी जब पैसा लगाया है उस टाइम पे ही किए होंगे। जनरली जैसे कि मान लीजिए 1 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, 5 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, कभी भी पैसा लगा रहे हैं, कितने भी टाइम के लिए पैसा लगा रहे हैं, बट जो भी आप एसेट सेट कर रहे हो, जो भी आप एसेट को चूज़ कर रहे हो, जो भी एसेट क्लास को आप चूज़ कर रहे हो, उस एसेट क्लास के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को चेक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जैसे मान लीजिए आज मैंने सुन रहा हूँ IRCTC मुझे पता है कि मोनोपोली है। अब अगर मैं सिर्फ उसकी मोनोपोली देख के कि IRCTC की मोनोपोली है तो मैं उसमें पैसा लगा देना चाहिए, तो ये शायद मेरे तरफ से गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो जाएगा, बिकॉज हो सकता है उसके फंडामेंटल ज़्यादा अच्छे नहीं हो सकता है वो कंपनी ग्रो ना कर रही हो। जैसे कि हमने भी रिसेंट में LIC का देखा, जब LIC का IPO आया था, तो फिर काफ़ी लोगों ने उसको इनिशियली बहुत ज़्यादा ऐसा बोल रहे थे कि उनकी एक तरीके से मोनोपोली है मार्केट में, बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है उनका। तो उसके बाद भी जब IPO आया तो वो कंटिन्यूसली उसका डिक्लाइन फेज पे गया है, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ इन्वेस्टर्स को। लॉस का रीज़न क्या था कि उन्होंने अच्छे से फंडामेंटल्स को, अच्छे से टेक्निकल्स को उन्होंने रीड नहीं किया। हो सकता है उस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं थे, उनके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस उतने अच्छे नहीं थे जितना उन्होंने पास्ट में ग्रो किया। हो सकता है उनका मार्केट शेयर कम होता जा रहा हो। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये चेक करोगे कि उनका ग्रोथ स्केल पे होना चाहिए, उनकी कंपनी के हर साल मल्टीफोल्ड उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हों, उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ रहा हो काफ़ी ज़्यादा, तब जाके आप उनको उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ उसमें मैनेजमेंट भी देखोगे कि मैनेजमेंट किस तरीके का है, मैनेजमेंट क्या बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ग्रोथ के लिए, या फिर वो स्टैग्नेंट तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। नेक्स्ट इज़ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। जिन भी सिक्योरिटीज़ को आपने चूज़ किया, आप उनकी वैल्यूएशन निकालोगे। जैसे कि आज आपने कोई स्टॉक खरीदा है, लेट सपोज कि उसकी वैल्यू है 100 रुपये।
बट क्या एक्चुअल में उसकी वैल्यू 100 रुपये सही जस्टिफाइड है? हो सकता है कि उसकी वैल्यू अभी एक्चुअल सिनेरियोज के अकॉर्डिंग, उसके फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू 70 रुपये हो, बट मार्केट हाइप की वजह से या फिर मार्केट में हो सकता है बुल रन चल रहा हो जिसकी वजह से वो 100 रुपये पे आ गया हो। बट एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि अभी बुल रन चल रहा हो और बुल रन चलने की वजह से वहाँ पे मार्केट का हो सकता है कि बहुत अच्छी वैल्यूएशंस हो, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हो, बट उसकी वैल्यू अभी 130 रुपीज़ पे है या फिर 70 रुपीज़ पे है। सो वो कम ज़्यादा हो सकती है वैल्यू, बट आपको एक्चुअल वैल्यू डिटरमाइन करना आना चाहिए कि आपकी हो सकता है कि किसी भी स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि टाटा मोटर्स की बात करूँ, मैं SBI की बात करूँ, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छे हैं, बट क्या वो कितने टाइम तक वो उस पर्टिकुलर टाइम तक ग्रो कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे मैंने जब कोविड आया था तो कोविड के बाद काफ़ी लोगों ने टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, बिकॉज ऑफ इट्स मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ इट्स प्रोफाइल, बिकॉज ऑफ इट्स पोर्टफोलियो, पीपल वर इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। बट 2 साल के उसके रन के बाद जब उस पर्टिकुलर स्टॉक ने 200-300% के रिटर्न्स जनरेट कर दिए हैं, अब क्या वापस में उसमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या मुझे विड्रॉ कर लेना चाहिए? क्या मेरे अभी भी ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो अलाइंड है या नहीं? सो आई हैव टू चेक ऑल दोज थिंग्स, और उसकी वैल्यूएशन अब चेक करना ज़रूरी है। क्या उसने वो एट पार आ चुका है या फिर अभी भी उसके अंदर कुछ ग्रोथ के और चांसेस बचे हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है? जब मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, एक बहुत कॉमन सेइंग है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। जब आप एक ही बास्केट में अपने सारे एग्स रख दोगे तो चांसेस ज़्यादा हैं, आपकी ज़्यादा रिस्क ले रहे हो और आपके फेलियर के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे। बट अगर आपको अपने रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज करना है तो आप एक प्रॉपरली अलग अलग बास्केट्स में अपने एग्स रखोगे। अब अलग अलग बास्केट में एग्स रखने से मतलब क्या है? मान लीजिए मैं स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, तो स्टॉक में इन्वेस्ट मैं कैसे कर सकता हूँ? हो सकता है मैं कुछ एक शेयर ले लूँ, मैं ऑटोमोबाइल का, हो सकता है मैं एक टेलीकम्युनिकेशन का ले लूँ, हो सकता है मैं एक IT का ले लूँ, हो सकता है मैं एक बैंकिंग एंड फाइनेंस का ले लूँ। सो बेसिकली अलग अलग इंडस्ट्रीज से मैं अलग अलग सेक्टर्स से अलग अलग स्टॉक्स को चूज़ कर सकता हूँ जो कि अच्छे स्टॉक्स होंगे, उनके वैल्यूएशन उनकी अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं FMCG ले रहा हूँ, FMCG सेक्टर को मैंने चूज़ किया है, और FMCG में अगर मेरे को करंटली अच्छा लग रहा है कि ITC के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट अभी बहुत अच्छे हैं, तो हो सकता है मैं ITC में इन्वेस्ट कर दूँ। मैं ऑटोमोबाइल चूज़ करूँ तो ऑटोमोबाइल में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं मेरे पास मारुति सुजुकी है, मेरे पास टाटा मोटर्स है, मेरे पास आयशर है, मेरे पास TVS मोटर्स है, अशोक लेलैंड है। सो बेसिकली बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इनमें से कौन सी एक पर्टिकुलर कंपनी मेरे को चूज़ करना चाहिए, वो मैं कैसे करूँगा? पहले मैं ये देखूँगा कि मेरे पास इन्वेस्टेबल फंड्स कितने हैं। जैसे कि मारुति सुजुकी का स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा है, तो क्या वो मेरे लिए क्या किसी रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो अप्रोचेबल है? क्या मैं उसमें फंड्स लगा सकता हूँ? क्या बस इतने फंड्स अवेलेबल हैं? अगर नहीं है तो मैं किसी और सेकंड ऑप्शन पे या थर्ड ऑप्शन पे जा सकता हूँ जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हों। और नेक्स्ट इज़ द इन्वेस्टमेंट टाइमिंग, जो मैं टेक्निकल एनालिसिस करूँगा। टेक्निकल एनालिसिस में ये चेक करूँगा कि क्या अभी राइट टाइम है उस स्टॉक को खरीदने का। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं डिफेंस सेक्टर्स की बात करूँ, डिफेंस सेक्टर में जैसे कि HAL है, तो वो पिछले 1 साल में बहुत अच्छा कर रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है डिफेंस में। उनका बजट एलोकेशन जो होता है उसमें हम देख सकते हैं कि वो डिफेंस में कितना खर्चा करना चाह रहे हैं, और उसमें भी मेक इन इंडिया को वो बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया जो इंडियन कंपनीज़ हैं जो कि डिफेंस सेक्टर में काम करती है, उनके लिए बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो मैं चाहूँ तो मैं उस पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बट अगर मैं उसमें इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो हो सकता है कि उसने ऑलरेडी एक बुल रन ले लिया हो सकता है वो ऑलरेडी एक अपने पीक पे चला गया हो। वो सेक्टर अच्छा है बट अभी उसमें सही टाइम नहीं है इन्वेस्ट करने का। तो मेरे को एक राइट टाइम भी जज करना चाहिए कि कब राइट टाइम होता है किसी भी स्टॉक को बाय करने का। ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल के लिए बाय करना है तो आप आज ही बाय कर लो। इन चीज़ों के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट टाइमिंग्स अगर अच्छे से नहीं कर पाते तो इसके लिए म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ पे आप किसी भी सेक्टर में आप किसी भी सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं। और म्यूचुअल फंड्स SIP के फॉर्म में अगर आप खरीदोगे तो एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आपको बना के देगा। आप हर महीने हर टाइम पीरियड में उसमें कुछ ना कुछ आप यूनिट्स खरीदते जाओगे उसमें, तो उसमें आपको एग्जैक्ट टाइम आपको डिटरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक वहाँ से रिस्क हट जाता है। नेक्स्ट इज़ द अलोकेशन। जब आपने सारे सब चीज़ें डिसाइड कर ली हैं कि आपने पोर्टफोलियो अपना पूरा बना लिया है, आपने टाइम डिसाइड कर लिया है, तो अब आपके पास जो फंड्स हैं उनको अलोकेट करने का टाइम आ चुका है। अब आप अलग अलग ब्रोकर हाउसेस को यूज़ करके, अलग अलग ऐप्स को यूज़ करके, अलग अलग बैंकिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ करके आप अपने पैसे को अलोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। जो आपने अलोकेट किया था ऑब्वियसली नाउ यू विल एक्वायर दोज एसेट्स। एंड लास्टली पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन एंड रिविजन्स। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, स्पेसिफिकली फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जो लोग 5 साल 10 साल या उससे भी ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो आपके पास कुछ फंड्स थे
और कुछ ऑब्जेक्टिव के साथ आप उस कंपनी में पैसा लगा रहे थे। आपका जनरली आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिलें। उस अच्छे रिटर्न्स के साथ साथ आपने कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक किया था, आपने कंपनी के टेक्निकल्स को देखा था, आपने उनके मैनेजमेंट को देखा था कि वो किस तरीके से ग्रो करना चाह रहे हैं, किस तरीके क्या उनका फोरकास्टेड ग्रोथ है, उनके अगले 5-10 साल में वो किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो हो सकता है आपने वो 5 साल के लिए एक पर्टिकुलर स्टॉक खरीदा था, बट आपको हर 6 महीने में, हर 1 साल में आपको कंटिन्यूसली उसको रिवाइज करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को बार बार चेक करना चाहिए। क्या अभी भी उनका सेम मैनेजमेंट में, क्या उस मैनेजमेंट के सेम ऑब्जेक्टिव हैं अभी भी, क्या वो 5 साल 10 साल बाद जो फोरकास्ट दिखा रहा है अभी भी कंपनी उसी पेस पे ग्रो कर रही है, जो कंपनी ने आपसे प्रोमिस किए थे कि अगले 6 साल में, उस अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में हम ये काम करने वाले हैं, क्या उन्होंने वो काम किया है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर कोई पर्टिकुलर व्हीकल लॉन्च करने वाला हो नेक्स्ट 6 मंथ में, नेक्स्ट 1 साल में, उनके 2-3 गाड़ियाँ इन लाइन हो और उनके कुछ प्रोस्पेक्टस हों कि हमने इतना फोरकास्ट किया हुआ है कि अगर हम ये पर्टिकुलर गाड़ी लॉन्च करेंगे तो इससे हमारी इतनी सेल्स होगी। तो हो सकता है कि उन्होंने वो चीज़ फुलफिल कर दी हो सकता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करी हो सकता है उन्होंने कम अच्छे तरीके से करी हो। तो अगर उन्होंने वैसे ही काम करना है जैसा आपका एक्सपेक्टेशंस थी, तो आप उसमें कंटिन्यूसली अपने फंड्स को, हो सकता है कि आप जो आपने 1 लाख रुपए लगाया था और आप 1 लाख के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हो, बट वो उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप इसमें और इन्वेस्ट करना चाहो। बट अगर वो उतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और हो सकता है मार्केट में एक बुल रन चल रहा हो, तो आप उसमें अपने एलोकेशंस कम भी कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इन्वेस्टर, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कर रहे हो, बट यू शुड कंटिन्यूसली रिवाइज योर पोर्टफोलियो। आपके जितने भी स्टॉक्स हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एसेट्स हैं, आपको सभी इन्वेस्टमेंट एसेट्स को टाइमली मैनेज करना चाहिए, टाइमली रिवाइज और इवैल्यूएट करना चाहिए। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज पोस्ट इट इन आवर कमेंट बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।